नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 2 नवंबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इतिहास से दिल्ली के सुल्तान। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बनवा कर दी है। कुव्वत अल इस्लाम जामा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, और ये है मोट मस्जिद, और ये है जमाली कमाली मस्जिद। ठीक है। उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल व उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र करके लिखिए। आपकी जो किताब है ना, इतिहास वाली है ना, हमारे अतीत है ना, हमारे अतीत जो किताब है उसमें से आपको लिखना है कि ये इनका निर्माण काल कब का है, आपकी किताब में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं वर्कशीट। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर कौन? आरंभिक कौन? इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। कौन? इल्तुतमिश की बात हो रही है। इल्तुतमिश क्या करते थे? जो उनके सामंत होते थे, जमींदार होते थे, उनको सूबेदार बना देते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। क्या कहा जाता? बदंगा। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है। खुलजी और तुगलक शासक बदंगों का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित विभिन्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। मतलब जो उनके गुलाम होते थे, जो उनको पसंद होते थे, वो उनको बिठा लेते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए ना। क्या होना चाहिए? जो उसके काबिल है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन तब ऐसा ही होता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, क्योंकि वो गुलाम है तो वो उनकी हर बात मानते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। लेकिन अगर उनके उत्तराधिकारी है, कोई उनके बेटे हैं, बेटी हैं जो आगे राजा बनेंगे, उनके लिए वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए में पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। तो ऐसा होता था कि अगर एक राजा है, एक मुगल शासक है, तो अगर उसका वो हट गया और दूसरा बैठ गया तो क्या होता था? लड़ाई झगड़े और टकराहट हो जाती थी। सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त करा, है ना। जैसे सुल्तान करते थे तो खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेम चीज करी, भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के नियुक्त कर दिया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या बोलते थे इन इलाकों जहाँ पे ऐसे नियुक्त कर देते थे? इक्ता। और इन्हें संभालने वाले होते थे इक्तादार या मुक्ति। क्या बोलते थे? इक्तादार या मुक्ति। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका, मतलब तरीके तो बहुत होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। मतलब कोई भी चीज मिले तो थोड़े टाइम के लिए मिले और उसका ट्रांसफर कर दो। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन करा जाता था। जब कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे, तो बड़े ही सख्ती से पालन करवाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। भू राजस्व समझते हो? और क्या समझते हो? कि उसका निर्धारण और वसूली का कार्य। वसूली क्या? जैसे कर लेना, ये लेना, है ना, जमीन पे, इस सब पे, तो उन सब की बात हो रही है। तो फिर इस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे, जो टैक्स लिए जाते थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान खेती करते थे उनसे लिया जाता था खराज, जो किसान की उपज का लगभग 50%, मतलब जो खेती करी किसान ने आधा दे दो इन मुगलों को। और मवेशियों पर और घरों पर। और किस पे?
मवेशियों पर, जो ये पशु होते हैं जैसे भेड़ बकरी इस तरीके से, और घरों पर। ठीक है, इस तरीके से ये कर लगते थे। किसी के पास पशु है उसके ऊपर भी उसे पैसा देना पड़ता था, घर है तब भी देना पड़ता था, और अगर जमीन बोली है तो उस पर भी उन्हें 50% देना पड़ता था। चलिए अब देख लेते हैं इसमें प्रश्न उत्तर करने को क्या दिए हैं। अरे बस केवल 2 हैं, चलिए कर लेते हैं फटाफट। यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। अगर मैं सल्तनत काल में इक्तादार होता तो मैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालता। तो यही तो काम करने होते हैं, शासन व्यवस्था को संभालना होता। तो वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालना लिख लो, संभालना होता। ठीक है, इस तरीके से करिए आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन काल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके शासन में कर प्रणाली की ये विशेषताएं थी। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित कर दिया कि देखो अब उनको आमदनी कितनी होती है, पूरे साल मेहनत करेंगे, उसमें अपना सारा कुछ लुटा दें, और फिर जब फसल आए, जो भी आए थोड़ी बहुत, उसका भी आधा हिस्सा किसको दे दें, इनको दे दें। तो इस वजह से वह लगान को गल्ले के रूप में देना पसंद करता था। उसके कर प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत यह था कि सबल वर्ग को बोझ और निर्बल पे ना पड़ने पाए। जो सबल वर्ग का बोझ है वो निर्बल पे ना पड़े। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट। बच्चों अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। थैंक यू।